So in last class we have studied about 5.3 exercise जिसमें हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए। ठीक है, हर एक एपी की अपनी एक खुद की डेफिनेशन होती है। अगर आप एक एपी को डिफाइन करना चाहते हो तो उसकी nth टर्म से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक एपी है 2, 5, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम इस एपी को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें इसके ए एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 2, एन पता नहीं है हमें, एन एज इट इज रहेगा। जनरल फॉर्म फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हम डी की वैल्यू कितनी है 3। सॉल्व करोगे 3n माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई ए एन की। ठीक है, तो 3n माइनस 1 एक ऐसी जनरल टर्म है जिससे हम पूरी की पूरी एपी को डिराइव कर सकते हैं। ठीक, n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। n की वैल्यू को 2 पुट करोगे 3 2 6, 6 माइनस 1 5, सेकेंड टर्म मिल जाएगी। n की वैल्यू को 3 पुट करोगे a3 मिल जाएगा। n की वैल्यू को 4 पुट करोगे a4 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए उसकी nth टर्म को फाइंड करते हैं, इसी तरीके से उसके सम को भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n एज इट इज 2a 4 हो जाएगा, n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू कितनी है 3, n अपॉन 2 4 प्लस 3n माइनस 3, n अपॉन 2 3n प्लस 1। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे यू विल बी गेटिंग 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा इसके Sn का। ठीक है, अगर हमें an दिया हो जनरल फॉर्म में तो भी हम एपी बना सकते हैं, और Sn दिया हो तो भी हम एपी बना सकते हैं। समझ में आई? तो जो क्वेश्चन है ये वाइस वर्सा चलता है, 2 डायरेक्शनल। मतलब सबसे पहले आप an और Sn को डिफाइन कर सकते हो, an और Sn दे रखे हो तो उससे एपी बना सकते हो। आगे बात समझ में? an को लिखना और Sn को लिखना इजी है, एपी बनाना इस केस में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, ट्रिकी तो नहीं है लेकिन भूल जाते हो आप लोग करना। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, an का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है। हमेशा n की जो डिग्री आएगी वो हमेशा 1 आएगी, और Sn का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात? 1 मार्कर क्वेश्चंस में आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं विच कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ an ऑफ एनी एपी। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, n स्क्वायर माइनस n, 3n प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 5, n क्यूब माइनस 3n प्लस 2, कुछ भी ऐसा। तो इनमें से सिर्फ लीनियर वाला ही किसी भी एपी की nth टर्म को डिफाइन कर सकता है। आगे बात समझ में आ गया? Sn को हमेशा कौन डिफाइन करता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और an को कौन डिफाइन करता है? हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल। कभी भी एक क्वाड्रेटिक an को डिफाइन नहीं कर सकता। क्लियर है? इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे सपोज करो, चलो क्वेश्चन लिखवाती हूँ मैं आपको, ये नोट करो फटाफट से, फिर उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ आपको। चेक if the sequence defined by
2n² minus 2 forms an AP or not? Check if the sequence defined by the general term 2n² minus 2 will form an AP or not. ठीक है, अब जनरल फॉर्म आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? 2n² minus 2. ठीक है, एपी बनाने के लिए क्या तरीका होता है? किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? A1 n की जगह नो, जनरल फॉर्म दी हुई है ना, जनरल टर्म दे रखी है ना, ये आपको जनरल टर्म दे रखी है ना अभी। हाँ तो क्वाड्रेटिक है, ये तो चेक कर रहे हो ना कि इससे जो बनेगा वो एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने आपको लिखवाया ना नोट में कि हमेशा जनरल टर्म जो होती है वो लीनियर ही होती है, अगर क्वाड्रेटिक होगी तो वो एपी नहीं बनाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम प्रूव कर रहे हैं ये चीज। ठीक है, आपको एक जनरल फॉर्म दे रखी है, ये किसी सीक्वेंस की दी हुई है, यहाँ एपी वर्ड यूज नहीं किया। एक सीक्वेंस की जनरल टर्म को 2n² minus 2 से डिफाइन किया गया है। आपको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगा ये एपी होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, एपी चेक करने का क्या तरीका होता है? उसकी जितनी भी टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर मैं n की प्लेस पर 1 पुट करती हूं तो मुझे A1 मिल जाएगा। 2 minus 2 कितना हो गया? 0। n की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट करती हूं तो A2 मिलेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 minus 2 कितना हो गया? 6 हो गया। अगर n की वैल्यू को 3 पुट करें तो A3 मिल जाएगा। A3 की वैल्यू कितनी होगी? 18 minus 2 16। अब देखो ध्यान से, 0 के बाद 6 आया, कितना गैप है? 6 का। 6 के बाद क्या आ रहा है? 16, कितना गैप हो गया? तो गैप ही सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो एपी नहीं है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट मेंटेन्ड। आगे बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, general term of an AP is defined by 3n plus 5. 3n plus 5. Find the common difference. Find the common difference. कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? A2 माइनस A1 से। ठीक है, इसका मतलब पहले AP बना लेते हैं और फिर A2 में से A1 माइनस करके देख लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और ऑलरेडी क्वेश्चन में वर्ड यूज किया हुआ है कि ये किसकी जनरल टर्म है? AP की। तो इसका मतलब AP तो बननी ही बननी है। n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो A1 आ जाएगा, कितना आ रहा है? 8। n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो A2 आएगा, कितना आ रहा है? 11। n की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो A3 आ जाएगा, 14। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? A2 माइनस A1, 11 माइनस 8 यानी कि 3। ठीक है, अगर an दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरी AP बनानी ही पड़े कॉमन डिफरेंस के लिए। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला भी पढ़ रखा है हमने। nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को माइनस कर दो। an तो दिया ही हुआ है, कितना? 3n प्लस 5। n माइनस 1th टर्म फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? n की जगह पर n माइनस 1 हो जाएगा।
इस पूरे को एक और ब्रैकेट में डाल दोगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। 3n प्लस 5 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 5, 3n प्लस 5 माइनस 3n प्लस 3 माइनस 5, 3n से 3n कैंसिल, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल, आंसर इज 3। ठीक है, ये मेथड इसलिए नहीं बताती हूँ मैं क्योंकि ये n-1 ब्रैकेट्स लगाना, साइन चेंज करना, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये अपने आप में ही बहुत इजी मेथड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, तो इसीलिए ये वाला मेथड बेस्ट है। बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए क्योंकि असर्शन रीजन में ये फॉर्मूला कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मत भूल जाना। किसी भी एक टर्म में से उसी से पहले वाली प्रीवियस टर्म को माइनस करते ही क्या मिल जाता है, हमें डी मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन सॉल्व आप किसी भी मेथड से करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम इसमें से, तो आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर रहे हो, कोई देख नहीं रहा उसको। अब हम SN के जनरल फॉर्मूला से AP बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अब हमें मान लीजिए SN दे रखा है जनरल फॉर्म में, सिंपल सा ले लूँ कुछ, n² ले लेती हूँ। ठीक है, ये आपके NCERT का एक क्वेश्चन भी है। 17 और वो 7th टर्म वाला किया था ना, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289, किया था वो क्वेश्चन। ठीक है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। देखिए SN को डिफाइन किया हमने किससे, n² से। अब आपको इसकी पूरी की पूरी AP बनानी है, तो n की वैल्यू को सबसे पहले 1 पुट करो। n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, S1, और यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का कोई मतलब लॉजिकल मीनिंग है, A1 ही तो हो गया वो। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, सम के लिए कम से कम तो 2 टर्म्स हो, तब तो हम सम वर्ड यूज करेंगे ना। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये तो इलॉजिकल सी बात हो गई। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का एक्चुअल मतलब क्या है कि वही क्या है, हमारी A1 भी है। तो मुझे फर्स्ट टर्म तो मिल ही गई, n को 1 पुट करते ही। अब देखिए जी, n को 2 पुट करूंगी तो S2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। S2 एक्चुअली क्या है, पहली 2 टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2। ये वैल्यू है किसके इक्वल, 4 के। A1 की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, इस A1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो 1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरे पास A2 की वैल्यू आ गई। आ रही है बात समझ में। n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, S3 9। S3 मतलब क्या, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का सम, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 9। A1 भी हमारे पास है, A2 भी हमारे पास है, 1 प्लस 3 प्लस A3 इज इक्वल टू 9। तो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सफिशिएंट है। एक AP के लिए हमें पहली टर्म पता होनी चाहिए, D पता होना चाहिए, वो तो हमें यहाँ से भी पता चल ही गया था। फिर भी हमने सेफ्टी के लिए एक और टर्म फाइंड कर लिया, तो हमारी AP बन गई 1 3 5। सो समझ में आ गई बात। ठीक है, यहां से एक और फॉर्मूला लिखवा रही हूं आपको, देखिए ध्यान से। SN दिया हुआ है हमें कितना, n²। इससे डायरेक्टली हमें कोई टर्म फाइंड करनी हो, जैसे अब आपने AP बनाई है, अगर मैं आपसे कहूं भाई 50th टर्म फाइंड करो, तो आप कर सकते हो। 50th टर्म कैसे कर सकते हो, n को, वो तो S50 आएगा बेटे, A50 फाइंड करना है। हाँ,
तो कैसे करेंगे? a प्लस 49 डी, a पता है d पता है, तो a50 आ नहीं जाएगा। जब AP बना लिया आपने तो अब आपसे जो मर्जी पूछ ले क्वेश्चन, तो उसके लिए इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज करके an निकालना हो। तो इस फॉर्मूले से an कैसे निकलता है? an इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अगेन आई एम सेइंग, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने d फाइंड किया था ना, an में से n माइनस 1 माइनस करके, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो इसीलिए अवॉइड करते हैं हम इस फॉर्मूला को। पहले AP बना लीजिए, AP बनाने के बाद जो भी टर्म पूछी जाए वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैं बता देती हूँ आपको, देखो ध्यान से। ये S2 है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया यहाँ तक आपने? क्वेश्चन नोट कर लिया? इसे रब कर दूं मैं? इसी क्वेश्चन में समझाती हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना है आपका। S2 का मतलब क्या हुआ? A1 प्लस A2। A1 किसके इक्वल है? S1 के इक्वल है ना। तो क्या मैं इस A1 की जगह S1 भी लिख सकती थी? A2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस S1। 4 क्या है? S2 की वैल्यू है। तो A2 क्या आ गया? S2 में से S1 को माइनस कर दिया। ठीक है। S3 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 मतलब पहली दो टर्म्स का सम। पहली दो टर्म्स के सम को क्या मैं S2 लिख सकती हूं? तो A3 फाइंड करने के लिए क्या करूं? S2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। S3 में से क्या माइनस हो गया? S2। तो क्या मिल रहा है मुझे? A3 मिल रहा है। देखो ध्यान से, A3 ढूंढ रही हूं तो S3 में से S2 माइनस, A2 ढूंढ रही थी तो S2 में से S1 माइनस। अगर मेरे को A5 लिखना होता, S5 में से S4 को माइनस करते। अगर मुझे AN लिखना होता तो SN में से SN माइनस 1 कर देते। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला याद कर लो असर्शन रीजन के लिए। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला दिखाई दे और आपको लगे पता ही नहीं क्या लिख दिया। फॉर्मूला आप यूज करिए ना यूज करिए, आपकी चॉइस है। आप लेंदी मेथड से काम करना चाहते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मूला फेमिलियर जरूर होना चाहिए आपको। ऐसा ना हो कि पेपर में देखो और लगे कि पता नहीं कहाँ से क्या ही लिख डाला है उन्होंने। ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ा था हमने, पढ़ लो जरा एक बार। 10 और 11। हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में AN दिया हुआ है, AP बनानी है, और 11th क्वेश्चन में SN दिया हुआ है, AP बनानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ। ठीक है। जो बहुत पुरानी NCERT में थी, आपके पास जो NCERT है उनमें नहीं है ये क्वेश्चंस, है इसमें ऑप्शन। पुरानी बुक है तेरे पास? ये इसमें है ऑप्शनल। अच्छा, कई चैप्टर्स की तो हटा रखी है ना। चलो पहले हम ऑप्शनल एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी NCERT में है ही नहीं, लेकिन पेपर में आते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए जी, लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। विच टर्म ऑफ AP
37, 35, 33 will be the first negative term. 37, 35, 33, यही बोली है ना मैंने, यही बोली है ना. Which term of this AP will be the first negative term? देखो सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होते 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 कभी ना कभी तो नेगेटिव टर्म आनी शुरू हो गई होगी. ठीक है, तो वो कौन सी सबसे पहली टर्म है, कौन सी पोजीशन पे सबसे पहली नेगेटिव टर्म अपीयर होगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग वैसे ही करनी है जैसे हम करते हैं. लेट nth term of AP will be the first negative term. मतलब मैं an को नेगेटिव टर्म मान के चल रही हूँ. नेगेटिव मतलब जीरो से कम. an is less than 0. ठीक है, an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d less than 0. a की वैल्यू हमारे पास है 37, d की वैल्यू 2 नहीं -2 लेस देन 0. सॉल्व कर दो. 37 minus 2n plus 2 less than 0. 39 minus 2n less than 0. minus 2n less than minus 39. ठीक चल रही है यहाँ तक? ठीक चल रहे हैं. ये जब हम लेस देन के साइंस या इक्वल टू के साइंस बनाते हैं, सॉरी ग्रेटर देन के साइंस बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी. ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है. समझ में आ रही है? इक्वेशन और इनइक्वालिटी में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो हम यहाँ पर सीखेंगे. मैंने ट्रांसपोजिशन बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम इक्वालिटी में करते हैं. मतलब इक्वल टू का साइन होता तब भी ऐसे ही चलता क्वेश्चन हमारा. बट इक्वल टू में हम क्या करते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं. यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. रीजन 5 और 3 विच वन इज ग्रेटर, मतलब 5 की तरफ ग्रेटर देन का साइन. अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं, -5 और -3, नाउ विच वन इज ग्रेटर. इनइक्वालिटी चेंज हो गई है. समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सेम जब ये माइनस का साइन हटेगा, आपको मालूम है -3 जो है वो -5 से क्या है, ग्रेटर. आप ये माइनस से माइनस काट देंगे तो आपको इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी. आ रही है बात समझ में? तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में नेगेटिव साइन को कॉमन लेते समय या कैंसिल आउट करते समय हमेशा कॉन्शियस रहना है आपने. तो यहाँ पे जब 2n लिखोगे तो ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे 39. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 39/2, 18.5. ठीक है. नॉर्मल केसेस में n की वैल्यू फ्रैक्शन में आते ही हम क्या कह देते हैं कि ये तो इस सीरीज की टर्म है ही नहीं, ये तो इस एपी में आएगी ही नहीं. बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं चल रही है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है. n की वैल्यू 18.5 से ग्रेटर होनी चाहिए. 18.5 से जस्ट बड़ा नंबर, मतलब इसके बाद में कौन सी ऐसी टर्म है जो आएगी, 19th टर्म. तो इसका मतलब कि जो 19th टर्म होगी वही हमारी सबसे पहली नेगेटिव टर्म बनेगी. आ गई बात समझ में? ठीक है जी. हाँ 19.5. तो सबसे पहली टर्म कौन सी बनेगी, 20th टर्म. ठीक है, लिखो. हेंस
20th term will be the first negative term of this AP. क्रॉस चेक करना चाहते हो तो A19 फाइंड कर लो। A19 A प्लस 18D होता है। A की वैल्यू 37, 18 मल्टीप्लाइड बाय -2, 37 माइनस 36 कितना आ गया 1। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा था -2 का, तो 1 - 2 करोगे तो नेक्स्ट टर्म जो चलेगी वो क्या चलेगी, माइनस की चलेगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। क्रॉस चेक करने को पेपर में बोलते नहीं है, बट फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना। A19 पॉजिटिव आ रहा है, A20 को चेक करोगे, A प्लस 19D 37 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय -2, 37 माइनस 38 क्या आ गया -1। अब 19th और 20th के बीच में तो कोई टर्म है नहीं, तो 19 तक पॉजिटिव चल रही हैं टर्म्स, 20th टर्म क्या हो गई नेगेटिव। आ गया क्वेश्चन समझ में? समझ में आ गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आपको पूरी एपी नेगेटिव दे रखी होगी और आपसे पूछेंगे विच वन विल बी द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ दिस एपी, तो भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से चलेगा, बट पॉजिटिव टर्म के लिए ये वाला साइन ग्रेटर का लगेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49। क्वेश्चन नोट कर लो, आप कॉपी में फिर समझाना शुरू करती हूँ। हाँ, 4th क्वेश्चन है। हाँ नहीं, आधा नोट कैसे करते हैं, डैश वगैरह डाल के बुक खोल लेगी तो। चलो देखो जी, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन लिखवाती हूँ। किसी भी एक लोकेलिटी में पूरी एक लाइन में घर हैं बहुत सारे, उनके ऊपर हाउस नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 और ऐसे करते 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 कहाँ तक 49 तक। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 से लेके 49 तक जो काउंटिंग लिखी हुई है, यहाँ बीच में कहीं एक ऐसा नंबर है, कहीं पर भी मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा हाउस नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा, सच दैट कि इस हाउस नंबर से पहले वाले जितने भी हाउस नंबर्स हैं उनको अगर आप प्लस कर दो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 करके, और इसके बाद वाले सारे नंबर्स को प्लस कर दो, तो आंसर सेम आएगा। मिडिल मोस्ट कैसे हो सकता है? आगे सारे नंबर्स छोटे हैं और पीछे सारे नंबर्स बड़े हैं, तो मिडिल मोस्ट तो हो ही नहीं सकता। लॉजिक लगा, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वो नंबर कहीं पीछे पीछे ही होगा, तभी तो बड़े नंबर्स को ऐड करके और छोटे नंबर्स को ऐड करके सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? 1 से 49 के बीच में कहीं पर भी ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि उस नंबर से पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं, मतलब अगर मान लो मैं कहती हूँ x ऐसा नंबर है, तो x से पहले क्या नंबर रहा होगा? x - 1। तो x - 1 तक जितनी भी टर्म्स है उनका सम, और x के बाद x + 1, x + 1 से लेकर 49 तक का सम इक्वल है। ठीक है, जब मैंने सम वाली एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सम का फॉर्मूला हमेशा फर्स्ट टर्म से ही लगता है।
बीच में से नहीं लग सकता। अगर मुझे x+1 से लेकर 49 तक ऐड करनी है सारी टर्म्स, तो मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊं? x+1 से लेके 49 तक जितनी भी टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है, तो मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊं? फिर से बोल, मतलब उसको क्या बोलेंगे? S49 बोलेंगे, हाँ, माइनस S49 माइनस Sx-1। मेरे को x+1 से लेके 49 तक की टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसमें से Sx माइनस करेंगे, ना कि x-1। यहां से लेके x तक की सारी टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा, तब x+1 से लेके 49 तक का सम आएगा। बात समझ में आ रही है? लिखना शुरू करो। लेट there exists a number x, let there exist a number x between 1 to 49, between 1 to 49 such that फर्स्ट से लेकर x-1 टर्म्स का सम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से लेकर x-1 तक सारी टर्म्स के सम को कैसे रिप्रेजेंट? Sx-1 इज इक्वल टू S49 माइनस Sx। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना कि एक नंबर x ऐसा एग्जिस्ट करता है कि x से पहले की सारी टर्म्स का सम मतलब Sx-1 और x के बाद वाली सारी टर्म्स का सम इक्वल है। तो x के बाद वाली सारी टर्म्स के सम को ऐसे लिखेंगे, S49 में से Sx माइनस। अब ये फॉर्मूला लगाने हमें आते हैं x-1/2 n/2 होता है ना, 2a प्लस n-1 यानी कि x-1 तो मैं x-2 लिख दूं, ठीक है? कोई डाउट है तो बताते जाना, ठीक है? S49 49/2 2a प्लस 48d, ठीक है, माइनस x/2 2a प्लस x-1 इंटू डी। देखिए इस एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये n-1 होता है तो x-1 कितना होगा? ठीक है, ये हमारी एपी है। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू भी 1। पुट कर दें यहां पे x-1/2 2 प्लस x-2, ठीक है, 49/2। मुझे यहां से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ले लूं, ठीक। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x-1/2 मल्टीप्लाइड बाय x 49 इंटू 25
माइनस एक्स बाय 2 1 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 49 इंटू 25 माइनस एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, माइनस एक्स बाय 2, ये सारी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड ट्रांसपोज कर दो। क्या नहीं आ रहा? लिखूंगे नहीं ये एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ये माइनस एक्स बाय 2 उधर जाएगा, प्लस एक्स बाय 2, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 उधर जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 25। एक्स बाय 2 से एक्स बाय 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 49 इंटू 25। एक्स की वैल्यू आ गई 7 इंटू 5, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसका मतलब कि 35 वो नंबर है कि अगर आप 1 से लेके 34 तक सभी नंबर्स को प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा सेम आंसर आएगा 36 से लेके 49 तक सभी नंबर्स को प्लस करके। मतलब 36 प्लस 37 प्लस 38 अप टू 49 ऐड कर लो, और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 34 ऐड कर लो, तो आपके आंसर्स सेम आएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 35। Number 3, a ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। सीढ़ी है, ठीक है, उसके जो जहाँ पे हम पाँव रखते हैं रंग्स जो है, हर एक रंग के बीच में कितना गैप दे रखा है? 25 सेंटीमीटर का। मतलब ये एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाने के लिए गैप दे रखा है। ये एपी का गैप नहीं है, इट इज नॉट कॉमन डिफरेंस। कुछ ऐसा दिया हुआ है सीढ़ी, ये इसका सबसे नीचे वाला फुटरेस्ट है जहाँ पे हम पाँव रखते हैं। ठीक है, ये पहला रंग है, हमें नहीं पता कितना लंबा है, दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए 45 सेंटीमीटर वुड चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक रंग, दो रंग, ऐसे करते 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 जो सबसे टॉप मोस्ट रंग है वो कितना सेंटीमीटर का है? 25 सेंटीमीटर का। इसके बीच में बहुत सारे रंग्स होंगे, हमें नहीं पता। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का गैप 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का गैप, अगले हर एक रंग के बीच का गैप कितना है? 25 सेंटीमीटर। टॉप मोस्ट से लेकर के पहले वाले रंग का जो गैप है टोटल 250 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर हो गया ना? हो गया। तो ये बता दो कि ये टोटल कितने रंग हैं? सबसे पहला रंग है, सेकंड, थर्ड, ऐसे चलते चलते टॉप पर पहुंचे। पहले और दूसरे रंग के बीच का गैप 25 है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सबके बीच में 25 का ही गैप मेंटेन होगा। तो हर एक रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप चल रहा है, और टोटल जो पहले मतलब बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट के बीच का जो गैप है टोटल वो 250 सेंटीमीटर है।
तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कितने रंग्स होने चाहिए? 10। पता नहीं, अरे कुछ तो बोलो, गलत ही हो जाएगा। टेन ही होना चाहिए, होना चाहिए ना 10 ही। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है ना वो गायब हो जाती है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ 3 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स हैं, तो आप 100 में से 3 माइनस कर डालते हो, जबकि मैं बोल रही हूँ 3 को इंक्लूड करो। 3 से 100 तक कितने नंबर्स हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? तो सब्ट्रैक्शन में भी मैंने ये बात बताई थी जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को बहुत सोच समझ करके यूज़ किया करो। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं केयरलेसली तो हम पहले वाली जो टर्म होती है उसके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, और यही केस डिवीजन के साथ भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं? 11। आ गई बात समझ में? अब आपको n पता चल गया, A1 पता है कितना, पहली फुटरेस्ट बनानी है, पहली रंग बनानी है तो कितनी वुड चाहिए? 45 सेंटीमीटर चाहिए। सेकंड के लिए हमें नहीं पता, लेकिन आखिरी वाले के लिए कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और ये टोटल टर्म्स हैं कितनी? 11। आ रही है बात समझ में? तो ए भी पता है हमें, ए एन भी पता है हमें, और एन भी पता है हमें। हमें फाइंड क्या करना है कि टोटल कितना वुड चाहिए अगर हमें पूरी सीढ़ी बनानी है, तो एक्सक्लूडिंग दिस थिंग, सिर्फ रंग्स बनाने के लिए। हाँ, सिर्फ रंग्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड कर देना है? S11। S11 के लिए यहाँ पे D की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमें AN पता है, तो A प्लस AN वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n/2 इंटू A प्लस AN। N पता है, A पता है, AN पता है, तो D की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आगे बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, नंबर ऑफ रंग्स को कैलकुलेट करना। सेंटीमीटर। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps. Each is 50 meter long and built of solid concrete. ठीक है, स्टेयर्स बनी हुई हैं, स्टेयर की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 50 मीटर दी हुई है, तो हर एक स्टेयर उतनी लंबी होगी। फिर वो कह रहा है ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब ये हाइट दे रखी है। अगर फर्स्ट स्टेयर की हाइट 1/4 है तो जो दूसरी स्टेयर बनेगी तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? कम होएगी कि ज़्यादा? अरे तो कितनी हो जाएगी? 1/16। कैसे भाई? एक स्टेयर की, कोई भी स्टेयर केस बन रहा है, लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ तो सेम रहेगी। पहली हाइट जो है वो 1/4 है, जब दूसरी स्टेयर बनेगी तो हाइट कितनी हो जाएगी भाई? 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? 2/4 नहीं हो जाता? इतना क्या सोच रहे हो? 2/4 मतलब 1/2, तो क्यों सोचना 1/2? 2/4 बोलो। तीसरी स्टेयर बन गई, फिर से 1/4 हाइट बढ़ गई, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 3/4 हो गई। अगली के लिए 4/4 हो गई। इतना क्या सोचते रहते हो हर चीज के लिए? तो हाइट ही तो राइज हो रही है। कोई भी स्टेयर है उसकी लेंथ तो उतनी की उतनी रहती है, ब्रेड्थ भी उतनी की उतनी रहती है, उसमें थोड़ी चेंज आता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा टेरेस बनाने के लिए हमें
कितना कंक्रीट चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए कंक्रीट का। एक स्टेयरकेस बनाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा? है जी, एक स्टेयरकेस बनानी है तो एक स्टेयरकेस की शेप क्या से बनाना है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? वॉल्यूम। पता है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट? 9th में पढ़े हो? पढ़े हैं ना? तो फिर वॉल्यूम नहीं फाइंड करोगे। एक स्टेयरकेस बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए, जितना उसका वॉल्यूम होगा। समझ में आ रही है? तो फर्स्ट लिखो क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड to build one first step, to build first step। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है 50 इंटू ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 1/2 और हाइट कितनी दे रखी है? 1/4। ये वॉल्यूम है फर्स्ट स्टेयरकेस के लिए। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में रखो। 25/, मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, मीटर क्यूब। ठीक है, लिखिए आगे। कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सेकेंड स्टेप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ उतनी ही है 50, ब्रेड्थ उतनी ही है 1/2, हाइट बढ़ गई 2/4। हाँ हाँ एक ही बात है, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा ना कैलकुलेशन में। 25/2, 2 आ रहा है। आगे लिखो। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर थर्ड स्टेप, हाइट की वैल्यू 3/4। तो ऐसा करो, 15 स्टेप्स बनाने हैं ना, तो 15 स्टेप्स के वॉल्यूम लिखते जाओ सारे, और फिर लास्ट में जाके सबको ऐड कर देना, तो फिर निकाल लेंगे वो हम। अच्छा बन गई क्या? अच्छा, मतलब S15 लग सकता है, पता है इतना आपको? बन नहीं रही है, 1/4 1/4 1/4 राइज हो रहा है तो ठीक है। तो क्या फाइंड करना है? S15 बनाइए, एपी लिखिए। एपी इज इक्वल टू, सीधा कैसे? क्यों? SN का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, total volume of concrete required is equal to S15। S15 का फॉर्मूला लगा दो। अरे 1/4 कैसे है भैया? हाँ तो फिर 25/4। सेकेंड टर्म कितनी है? नेक्स्ट कितनी है? 25/,
ठीक है, ये डी आ गया आपका। S50 का फॉर्मूला लगाओ, 15/2, 2 इंटू ए प्लस 14 इंटू डी। $750 meter cube of concrete is required. ठीक है।